साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का फेसबुक लाइव। बता दें कि देश के अंदर लगातार आरएसएस एक आरक्षण विरोधी संगठन, आरक्षण विरोधी विचार को लेकर ही आगे बढ़ती रही। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत लगातार रिजर्वेशन की कंसेप्ट को लेकर, आरक्षण की संकल्पना को लेकर एक सकारात्मक भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये कहा कि हमें अगर यह आरक्षण 200 साल तक देना, कि पिछले कई दिनों से आरएसएस के सरसंघचालक लगातार आरक्षण को लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि 2024 में अप्रैल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि हैदराबाद में उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ नहीं है। तो ये सबसे आपको बता दें कि 2024 में इन्होंने ये कहा और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया था और ये कहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और वहीं आपको ये बता दें कि ऐसा ही कर रही है। हालांकि जो इतिहास है आरएसएस का, उस इतिहास को एक बार हम देखते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वह इतिहास आरक्षण के खिलाफ ही रहा है। आरक्षण के विरोध में ही आरएसएस की संकल्पना रही है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि आरएसएस के माध्यम से ऐसी बयानबाजी आना या फिर आरक्षण को लेकर इस प्रकार से मेहरबान होना, ये क्या दर्शाता है? यह इनका क्या जेन्युइन एटीट्यूड है कि वो आरक्षण के समर्थक हैं? तो साथियों, ये बिल्कुल भी जेन्युइन एटीट्यूड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि इनकी स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है। रिजर्वेशन के बलबूते पर अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं, रिजर्वेशन के बलबूते पर सक्षम है और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ऐसे में आरएसएस को यह लगता है कि जब आरएसएस ने या मोहन भागवत ने या भारतीय जनता पार्टी, जो कि इनकी सहयोगी राजनीतिक दल है, उनके माध्यम से जब भी आरक्षण का विरोध इन्होंने किया है, इनको नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जिस अयोध्या की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नब्ज जुड़ी हुई है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ही इसकी अगुवाई करती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार जाते हैं। तो इससे समझ आता है कि जब ये रिजर्वेशन के खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में उनका जिस प्रकार से वह चाहते थे, उनके हिसाब से वहां पर परिणाम SC/ST और OBC नाराज हो जाते हैं। और अब EWS भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आने की वजह से अब EWS भी ये जो कैटेगरी है वो भी आरक्षण के अब वह फंस गया है और अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि जब वो आरक्षण के खिलाफत करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। अब इसमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसकी भी आशंकाएं हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जब एक वर्ग के लिए जब SC/ST OBC के समर्थक, एक नैरेटिव सेट हुआ था कि आरक्षण यह जो है वह आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है और खैरात है, भीख है, इस प्रकार की कई बातें लगातार इस देश के जातिवादी और मनुवादी लोगों के माध्यम से हो रही थी। और हाल ही में अब आरएसएस ने इस प्रकार से जो अपना U-टर्न लिया है और आरक्षण पर जो समर्थन कर रहे हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो इनका सीधा टारगेट ये उत्तर प्रदेश के आसपास जाकर अपना बयान देते हैं। तो आज की तारीख में मोहन भागवत का उत्तराखंड में जो बयान आया, वह बयान सही मायने में किसी और स्टेट के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए था।
आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश यह दलित बाहुल प्रदेश है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई है। यहाँ दलित और नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है और यही कारण है कि वह लगातार आरक्षण के समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि SC ST OBC का जो वोट बैंक है उसमें से ज्यादा जो लोग हैं वह मतलब 50% जो लोग हैं वह रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं और अगर ये ऐसा रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले तमाम लोगों को अगर यह आरक्षण की खिलाफत करते नजर आते हैं तो इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए इन्होंने अब इस आरक्षण विरोधी चेहरे को धुलने का, इसे साफ करके अपने आप को सपोर्टिव बताने का हाल ही में जो बयान है वह बयान आप अगर उसे गौर से पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि अपनों के लिए हमें परेशानी सहना पड़ेगा तो भी हम सहेंगे, हमें नुकसान झेलना पड़ेगा तभी हम नुकसान झेलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि क्या मोहन भागवत किसका रिप्रेजेंटेशन है, मोहन भागवत किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से हमें, अगर रिजर्वेशन देने से अगर हमें नुकसान सहना भी पड़ेगा तो भी हम सहेंगे, नुकसान बर्दाश्त करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि SC ST OBC को मिलने वाला जो रिजर्वेशन है इससे मोहन भागवत और उनके जाति के दो बयान, एक ही बयान में उन्होंने 2 बयान दिए हैं। एक उन्होंने कहा कि हम 200 साल तक रिजर्वेशन के दे सकते हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें नुकसान उठाना पड़ेगा तब भी हम नुकसान सहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या राजनीति के क्षेत्र में हो, लेकिन है वह बेस ये कहता है कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो आजादी हमें जिस आजादी में SC और बैकवर्ड्स, दलितों, बैकवर्ड्स और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ऐसे में आपको यह समझना होगा कि गोलवलकर गुरुजी का ही जो बेस है वह लेकर अब तक जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत वह अब तक लेकर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको यह लगा कि आरक्षण का विरोध करने से, उनकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी को एक्सपोज करने से पॉलिटिकली उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न भी लेते हैं लेकिन इसमें भी, इस यू टर्न में भी कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं। वह संपूर्ण, वह सही देने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता पर रोक लगाने के लिए आरक्षण जैसी संकल्पनाओं का निर्माण हुआ और यह संकल्पना महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार से शुरू हुई और बाद में महात्मा फुले के इस विचार को छत्रपति शाहू जी महाराज ने लागू किया। उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया। महात्मा फुले रिजर्वेशन की कंसेप्ट को लिखते हैं, कंसेप्ट को बताते हैं कि कैसे जो लोग पीछे रह गए हैं, जिसे इस देश की जातिवादी मनुवादी व्यवस्था ने, इस देश की मनुस्मृति ने अलग रखा, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, धन इकट्ठा करने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, राजपाट करने का अधिकार नहीं दिया। तो ऐसे में ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, इनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लागू करने का काम महात्मा फुले के कहने पर छत्रपति शाहू जी महाराज महाराष्ट्र में करते हैं, कोल्हापुर संस्थान में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाते हैं तो इस संकल्पना को, इस देश की जातिवादी और मनुवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए और गैर बराबरी को दूर करने के लिए इन्हें एक समान अवसर, समान संधि, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए इनके हक, गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है। जो एक समाज, जिस एक जाति का प्रतिनिधित्व हजारों सालों से शिक्षा पर जिसका प्रभुत्व रहा, हजारों सालों से जिन्होंने शिक्षा का प्रतिनिधित्व किया, एजुकेशन के लिए जो रिजर्व कैटेगरी रही, जिसमें रिजर्व कैटेगरी मतलब जो ब्राह्मण कैटेगरी रिजर्व रही,
उनके ईगो को हर्ट करता है यह आरक्षण का अधिकार। वही जिसके हाथों में हजारों सालों तक धन संपत्ति का अधिकार रहा, उस ईगो को हर्ट करता है हमारे बहुजन समाज को मिलने वाला यह रिजर्वेशन। जिस समाज की हजारों को हर्ट करता है यह रिजर्वेशन, यह आरक्षण। और इसीलिए मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आरक्षण के खिलाफ तो है ही, लेकिन उनका ये कहना है कि हम आरक्षण देंगे, 200 साल तक देंगे, ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं। और ये कह रहे कि इसके लिए हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा तो भी हम सहेंगे। आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए कैसे गोलमोल बातें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बनाए रखने के लिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बनाए रखने के लिए ये स्टेटमेंट है, ये बहुजन समाज को समझना होगा। ऐसी कई स्टेटमेंट आरएसएस के माध्यम से आती हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जिनका बेस समाज पार्टी को रोकने के लिए और जिस प्रकार से बीएसपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वह ढांचा लगातार अब सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है और उन्हें समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है और आने वाले 2027 के लिए चुनावी मैदान के लिए वह युद्ध स्तर पर तैयार हो रही हैं। तो ऐसे में कैसे दलितों और बैकवर्ड्स को गुमराह किया जाए और कैसे उन्हें यह बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उतनी भी बुरी नहीं है जितना खराब इस भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान समझते हैं उतनी खराब नहीं है, ये बताने का बड़ा प्रयास। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।